नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अध्ययनरत होंगे आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। साथियों, आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री मॉक टेस्ट क्लास 13 करेंगे, जो आपकी एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत इतिहास जो आपकी विविध है, यानी कि आज आपकी जो प्राचीन भारत इतिहास की लास्ट क्लास होगी। यहाँ से आपको पूरी 13 क्लास में आपको पूरा निचोड़ है प्राचीन भारत का इतिहास। अगर तो आपको और भी क्लासेस देखनी तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथियों, तो शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आप किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो सीटेट, टेट, एसएससी, रेलवे, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, किसी भी एग्जाम्स प्रिपरेशन करें, सभी में साथियों हिस्ट्री तो आती ही आती है। तो इसलिए ज़रूर इन वीडियो को ज़रूर आप देखें। आप जब सारे देखेंगे तो आपको खुद ही आपको पता चलेगा कितने आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ऑप्शन ए अर्थ दिमाग, ऑप्शन बी मणिग्राम, ऑप्शन सी चतुर्वेदी मंगलम और ऑप्शन डी परिषद। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो मणिग्राम है, वो आपका प्राचीन भारत का निगम था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी प्राचीन भारत में व्यापारियों के संगठित समूहों को क्या श्रेणी कहा जाता था, इसे भी याद रखिएगा। और मणिग्राम एक प्रकार का व्यापारिक संघ था जो व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों को नियंत्रित करता था। ठीक है, जैसे कि इस समय जो प्राचीन, जैसे अभी मॉडर्न टाइम में क्या कहते हैं, उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी गेहूं व जौ और ऑप्शन डी बाजरा। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था तो कौन सा था साथियों? तो गेहूं और जो जौ था वो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नवपाषाण काल में, याद रखिए, नवपाषाण काल में मनुष्य ने जब सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती ही शुरू की थी और फिर बाद में उसने चावल उगाया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 3। प्राचीन भारत में वज्जी कौन थे? ऑप्शन ए चोलों के सामंत, ऑप्शन बी बौद्ध मत का एक पंथ और ऑप्शन सी जैन मत का एक पंथ और ऑप्शन डी एक गणतांत्रिक जनजाति। तो प्राचीन भारत में वज्जी कौन थे साथियों? तो ये एक गणतांत्रिक जनजाति थी। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी वज्जी एक क्या था? गणराज्य था जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। इसे भी याद रखिएगा, यह दुनिया के सबसे पुराने गणतांत्रिक राज्यों में से एक माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 4। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऑप्शन ए फायान, ऑप्शन बी वेनसांग, ऑप्शन सी इत्सिंग और ऑप्शन डी मेगस्थनीज। तो किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो किया था मेगस्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। इसे भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 5। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी वियतनाम और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो अंकोर वाट कहाँ स्थित है साथियों? तो जो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो बहुत फेमस है। कहाँ पर है? ऑप्शन ए कंबोडिया में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अंकोर वाट दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और यहाँ भगवान विष्णु की क्या है? मूर्ति है। याद रखिएगा इसे भी, यानी कि ये पूछ लेता है जो अंकोर वाट का मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है? तो विष्णु भगवान को समर्पित। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी नालंदा और ऑप्शन डी विक्रमशिला। तो प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो कौन नहीं था साथियों? जो कौशाम्बी था वो नहीं था। बाकी तीनों आपके तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला थे, लेकिन जो कौशाम्बी था वो विश्वविद्यालय के रूप में नहीं था, वो एक नगर था जो शिक्षा का केंद्र नहीं था, और बाकी सभी विश्वविद्यालय थे। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है साथियों, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम से। आप वहां पे जाके सारे जीएस के वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप सीटेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, टेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो सीटेट के अलग प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप जाके सारे सब्जेक्ट के वीडियो विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने प्रैक्टिस को और भी बेहतर बना सकते हैं, जिससे आप एग्जाम में 100% सफलता प्राप्त कर सकें। साथियों, आपने अपने दोस्तों यारों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 7। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए राजेंद्र के, ऑप्शन बी अशोक के, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी रुद्रदमन के। तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो वो मिलता है रुद्रदमन के अभिलेख में। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख को भारत का पहला संस्कृत काव्यात्मक अभिलेख माना जाता है, इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8। इतिहास के पिता
की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? द फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी थ्यूस, सी डाइडिस, ऑप्शन सी हेरोडोटस, ऑप्शन डी यूरोपिडीज। तो इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किसे से संबंधित है? तो हेरोडोटस को कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेरोडोटस ने पहली बार इतिहास को वैज्ञानिक रूप में लिखा, इसलिए उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? ऑप्शन ए प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन बी चंद्र का महरौली लौह स्तंभ लेख, और ऑप्शन सी अशोक का रुमनदेही स्तंभ लेख, और ऑप्शन डी सोह गौरा ताम्रपत्र। तो निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो वो है सोह गौरा का जो ताम्रपत्र है उसमें है ये अभिलेख लिखित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या है, अकाल के समय अनाज भंडारण का आदेश दिया गया था और ये मौर्यकालीन है, इसे भी याद रखिएगा। यानी सोह गौरा ताम्रपत्र मौर्य काल का एक अभिलेख है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 10। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 57 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 73 ईस्वी पूर्व, और ऑप्शन सी 58 ईसा पूर्व, और ऑप्शन डी 78 ईस्वी। तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ साथियों, तो कब हुआ? 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम संवत की शुरुआत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने की थी, ठीक है, और ये याद रखिएगा। और ये 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न नंबर 11। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? ऑप्शन ए अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन बी कथा सरित सागर, ऑप्शन सी पंचतंत्र, और ऑप्शन डी हितोपदेश। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो ये आपकी पुस्तक कौन सी है या बताना। पंचतंत्र है ये आपका, ऑप्शन सी या राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी कभी कभी पूछ लेता है किसने लिखा है, तो विष्णु शर्मा द्वारा रचित है साथियों। ये नीति ग्रंथ है एक, और इसका विश्व में 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, जिनमें लगभग 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाएं शामिल है। इसे विश्व की सबसे अधिक अनुदित पुस्तकों में गिना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किस के बीच स्थित था? ऑप्शन ए चेनाब व रावी, ऑप्शन बी झेलम व चेनाब, ऑप्शन सी सिंधु व झेलम, और ऑप्शन डी रावी व व्यास। तो कौन सी नदियों के बीच में स्थित था? तो आपको बताना है। तो ये था सिंधु व झेलम के बीच में। जो आपका प्राचीन नगर तक्षशिला था वो सिंधु और झेलम नदियों के बीच में था। और ये इस समय वर्तमान में कहाँ है? ये वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी क्षेत्र में सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित था, और यह प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 13। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? ऑप्शन ए जुआ, ऑप्शन बी घुड़सवारी, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी संगीत। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, तो क्या थे साथियों? वो थे आपका शिकार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए। नहीं, पूरा पाषाण काल में मनुष्य शिकार करके ही जीवन यापन करता था। शिकार ही उसका भोजन, आजीविका और मनोरंजन तीनों थे। जुआ, संगीत या घुड़सवारी का अस्तित्व तब नहीं था। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोड के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण के लेखक को ज्ञात था? ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति, ऑप्शन बी बारबेरिकम, ऑप्शन सी अरिकामेडू, और ऑप्शन डी कौरे। तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोड के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अरिकामेडू, जिसको कहते हैं अरिकामेडू। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये पोडके कहा गया है, इसको क्या कहते हैं? पोडके। और ये रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र था, पुडुचेरी के पास है, ये भी याद रखिएगा, पुडुचेरी। प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो निम्नलिखित अंग्रेजों में कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वो चार्ल्स आपका विल्किंस था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया था? तो इसने 1785 ईस्वी में भगवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद किया था, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? एक अधिकारी था। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 16। ताम्रासम ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन सी पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन डी पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ताम्रासम ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो वो दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण स्थलों जैसे जोरवे संस्कृति में मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में घर के फर्श के नीचे ही दफनाया जाता था। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 17।
उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ऑप्शन ए संगम साहित्य, ऑप्शन बी जातक साहित्य, ऑप्शन सी मिलिंद पन्ह और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो वो आपका है, उसका सही जवाब आपको बताना है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिलिंद पन्ह। ऑप्शन सी सही जवाब होगा इसका। मिलिंद पन्ह में ही क्या एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें धार्मिक दार्शनिक संवाद है, इसमें व्यापारिक मार्गों का उल्लेख नहीं है। बाकी में सभी में है लेकिन इसमें व्यापारिक मार्गों का उल्लेख नहीं, जबकि संगम साहित्य, जातक साहित्य, व्यापार का इनमें सभी में उल्लेख है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 18। बिहार महान धार्मिक केंद्र है। ऑप्शन ए इन सभी के लिए, ऑप्शन बी जैनों के लिए, ऑप्शन सी सिखों के लिए और ऑप्शन डी बौद्धों के लिए। तो बिहार महान धार्मिक केंद्र तो ये सभी के लिए है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिहार जो बौद्ध है वहाँ पे बोध गया नालंदा में बौद्धों का है, और जैन में जो है वो वैशाली जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर, और जो सिख है वो पटना साहिब जो गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली माना जाता है, तीनों के लिए पवित्र हैं। तो ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 19। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व यानी कि हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो आपको ऑप्शन ए बड़े पत्थरों से ढेरी गई समाधियां कब्रें, ऑप्शन बी पत्थर के बने अस्त्र, ऑप्शन सी पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री, ऑप्शन डी पत्थर के बने औजार और उपकरण। तो महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो क्या लाते, बड़े पत्थरों में ढेरी गई समाधियां यानी कब्रें। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और ये कब हुई है, लौह युग के समय की बात है, ये भी याद रखिएगा, लौह युग का भी ज्ञान मिलता है इस टाइम से। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 20। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी गुफाओं के शैल चित्र, ऑप्शन सी बौद्ध प्रतिमाएं, ऑप्शन डी सोन नदी का उद्गम स्थल। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों, तो ये प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है वो प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्र हैं, पाए जाते हैं जो पुरापाषाण से ऐतिहासिक काल तक के, यानी इसे यूनेस्को ने भी क्या किया, विश्व धरोहर में शामिल किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपके आधे क्वेश्चन हो चुके हैं, आधे आपके बाकी हैं, तो जरूर बताइएगा, और अपना स्कोर भी वीडियो क्लास में जरूर बताइएगा कि 40 में आपके क्वेश्चन कितने आपको आते हैं और आपकी कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है और कितनी आपको अभी करनी बाकी है। तो जरूर 1 से 2 बार वीडियो अगर आप देख पाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि अगर आपके पास कम टाइम है तो आप जॉगिंग करते समय, चलते खाते फिरते किसी भी तरह आप सुन सकते हैं कान में ईयरफोन लगा के, और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो साथियों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 21। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं। ऑप्शन ए राजशेखर, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी भवभूति। तो स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है साथियों, तो इसके लेखक हैं भास, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी स्वप्न वासवदत्ता के प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है एक, इसकी रचना महान नाटककार भास ने की थी, और इसमें राजा उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। भास को संस्कृत नाटक साहित्य का प्रारंभिक महान लेखक भी मानते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 22। मालती माधव के लेखक थे। ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी भवभूति और ऑप्शन डी हर्ष। तो मालती माधव के लेखक कौन थे साथियों, तो वो भवभूति थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालती माधव संस्कृत का एक प्रसिद्ध रोमांटिक नाटक है, और इसके लेखक क्या थे, महाकवि भवभूति थे। भवभूति जो थे वो हर्षवर्धन जी के, जो महाराजा हर्षवर्धन थे उनके दरबारी कवि थे, और उन्हें करुण रस का श्रेष्ठ कवि माना जाता था। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 23। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी खरोष्ठी, ऑप्शन सी ब्राह्मी, ऑप्शन डी प्राकृत। तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है वो क्या है, ब्राह्मी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन लिपियों में से एक है। इससे भी आगे चलकर जो गुप्त, सिद्धम और फिर देवनागरी लिपि का क्या हुआ, विकास हुआ। अतः देवनागरी की भी जननी किसे माना जाता है, ब्राह्मी लिपि को ही मानते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 24। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए तोंडी, ऑप्शन बी अरिकामेडू, ऑप्शन सी मदुरै और ऑप्शन डी ताम्रलिप्ति। तो ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है, तो वो मिलती है अरिकामेडू से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अरिकामेडू कहाँ पर है ये भी याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है, तो तमिलनाडु राज्य में है, और इसमें से रोमन सिक्के, मृत भांड और अन्य वस्तुएं भी मिली है। इससे प्रमाण मिलता है कि भारत और रोम के बीच क्या थे, प्राचीन काल में बहुत ही घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 25। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की। ऑप्शन ए वसुमित्र, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी वात्स्यायन, ऑप्शन डी भरत मुनि। तो नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी साथियों, तो वो भरत मुनि जी ने की थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो खरोष्ठी लिपि जो यहाँ पे जो थी वो भरत मुनि के द्वारा ही अर्जित की, यानी भरत मुनि ने क्या किया था, नाट्यशास्त्र की रचना की थी।
और ये भारतीय नाट्य, नृत्य और अभिनय का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे रंगमंच का वेद भी कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा नाट्यशास्त्र को। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 26। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया। ऑप्शन ए शारदा, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी नंदनागरी और ऑप्शन डी खरोष्ठी। तो प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो वो थी आपकी खरोष्ठी लिपि। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खरोष्ठी लिपि प्राचीन भारत में प्रयुक्त होती थी और यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसका प्रयोग उत्तर पश्चिम भारत और गांधार क्षेत्र में होता था। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 27। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? ऑप्शन ए ईश्वर में विश्वास, ऑप्शन बी कर्मवाद का सिद्धांत, ऑप्शन सी कठोर तप वैराग्य और ऑप्शन डी आत्मा की अनस्वरता। तो बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? यानी वो कर्मवाद का सिद्धांत, यानी कर्मों के आधार पर ही मानते थे, ना कि जन्म के आधार पर। तो ऑप्शन बी क्या था? राइट आंसर हो, यानी तीनों धर्मों में कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, अर्थात मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। यही तीनों धर्मों में साझी मान्यताएं हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 28। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? ऑप्शन ए क्रो मैग्नन मनुष्य, ऑप्शन बी नियंडरथल मनुष्य, ऑप्शन सी पेकिंग मानव और ऑप्शन डी जावा मानव। तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है साथियों, तो कौन है वो? क्रो मैग्नन मनुष्य है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपको। क्रो मैग्नन मानव आधुनिक मानव का सबसे निकट पूर्वज था। इसका मस्तिष्क विकसित था और यह कला एवं औजारों का भी प्रयोग करता था। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ऑप्शन ए लौह युग, ऑप्शन बी ताम्र पाषाण युग, ऑप्शन सी नव पाषाण युग और ऑप्शन डी पुरा पाषाण युग। तो निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ये किस कहते हैं? ताम्र पाषाण युगीन युग को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तांबा प्लस पत्थर, इसलिए उसको कहते हैं चालकोलिथिक। याद रखिएगा, इस युग में मनुष्य तांबे और पत्थर दोनों के औजार प्रयोग करता था, इसलिए इसे ताम्र पाषाण युग कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 30। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं? देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, घुमा के पूछा आपसे। ऑप्शन ए भवभूति, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी भास। तो स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है साथियों? तो ये भास हैं। ऑप्शन बी डी सॉरी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी क्या हो जाएगा? यानी कि यहाँ पर रिपीट हो गया साथियों, ये अब पिछले भी क्वेश्चंस में था। तो स्वप्नवास दत्ता भास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है जो राजा उदयन की कथा पर आधारित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ये भी रिपीट हो गया, तो ये कहते हैं ताम्रपाषाण युग को। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 32। मुद्रा राक्षस नाटक पुस्तक का लेखक कौन था? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी विशाख दत्त और ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी कल्हड़। तो मुद्रा राक्षस नाटक नामक जो पुस्तक है वो उसका लेखक कौन था? तो उसको किसने लिखा था साथियों? तो वो लिखा था विशाख दत्त ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस एक क्या प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है और जो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीति पर आधारित है। इसके लेखक कौन है? विशाख दत्त है। ये भी पूछ लेता है तो इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया? तो जो चाणक्य और चंद्रगुप्त की जो रणनीतियां था उनके बारे में वर्णन किया गया है। ये इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 33। कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए जैन धर्म, मतलब मैच नहीं कर रहा है वो आपको बताना। ऑप्शन ए जैन धर्म बाइबिल, ऑप्शन बी मुस्लिम धर्म कुरान, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म धम्मपद और ऑप्शन डी हिंदू धर्म गीता। तो कौन सम्मिलित नहीं है साथियों? तो जो जैन धर्म है वो ये बाइबिल नहीं होती, वो ईसाइयों की होती, क्रिश्चियंस लोगों की। जो जैन धर्म है उसको कहते हैं आगम ग्रंथ। याद रखिए, जैन धर्म को जो पवित्र ग्रंथ है उसे आगम ग्रंथ कहते हैं। ईसाई धर्म में बाइबिल है, मुस्लिम धर्म में कुरान और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या जिसको धम्मपद कहते हैं, और हिंदू धर्म में गीता है। तो याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 34। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? ऑप्शन ए नियंडरथल मानव, ऑप्शन बी हिडलबर्ग मानव, ऑप्शन सी क्रो मैग्नन मानव और ऑप्शन डी पिल्ट डाउन मानव। तो निम्न से कौन सा नवीनतम समझा जाता है या जो इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहा है? तो यानी क्रो मैग्नन मानव, यानी कि जो पूर्वज थे उसको मानते हैं। उसके बाद हम लोग आधुनिक मानव आए, तो हमसे जो पूर्वज थे वो क्रो मैग्नन थे। तो इनका जो विकास है वो कैसे? यानी सबसे पहले जो थे वो हिडलबर्ग थे, उसके बाद नियंडरथल आए, फिर क्रो मैग्नन आए, फिर उसके बाद आधुनिक मानव जो आज की पीढ़ी है। तो क्रो मैग्नन मानव आधुनिक मानव का प्रत्यक्ष पूर्वज था। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 35। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी तांबा। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो धातु है तो सबसे पहले किसका कौन से धातु का प्रयोग किया गया था? तो कॉपर का प्रयोग किया गया था, तांबे का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा उपयोग किया क्योंकि यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलता है और आसानी से गल भी जाता है, इसलिए पहला धातु जो था
वो यही ताम्रपाषाण युग था। ताम्र इसलिए ताम्रपाषाण युग कहते हैं, जो सबसे पहले तांबा की खोज हुई। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 36। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए रसायन विज्ञान के लिए, ऑप्शन बी तर्कशास्त्र के लिए, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, और ऑप्शन डी चिकित्सा विज्ञान के लिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो वो था साथियों बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा महाविहार एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध शिक्षा केंद्र था और यहाँ बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र, महायान, हीनयान ये सब भी पढ़ाए जाते थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 37। कौन जोड़ा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए भवभूति, मतलब ये किसके दरबारी कवि थे यहाँ पे आपसे पूछा है। जो भवभूति थे कन्नौज के यशो शर्मन, ऑप्शन बी रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी हरिसेन हर्ष, और ऑप्शन डी दंडी नरसिंह वर्मन। तो ये सभी हैं, लेकिन कौन जो हरिसेन है वो हर्ष के नहीं थे। ये ऑप्शन सी इसका रॉन्ग होगा, तो यही आपको बताना। तो जो हरिसेन थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हर्ष के जो दरबारी कवि थे वो पुष्यभूति वंश के जो राजा थे, तो यहाँ पे उनके समय में ये हरिसेन नहीं थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 38। शून्य की खोज किसने की? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी भास्कर, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, और ऑप्शन डी वाराहमिहिर। तो शून्य की खोज किसने की? तो सबको पता होगा साथियों, ये आर्यभट्ट जी ने की थी। इसीलिए इनको सबसे पहले, यानी जो हमारे पूर्वज थे उनमें सबसे विद्वान यही माने गए। यानी कि शून्य का उदाहरण भारत की देन है और भारत ने गणित एवं शून्य और दशमलव प्रणाली का प्रयोग किया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 39। हितोपदेश के लेखक हैं? ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी नारायण पंडित, और ऑप्शन डी भवभूति। तो हितोपदेश के लेखक साथियों कौन है? तो ये है नारायण पंडित। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी ने लिखी है, ठीक है, और हितोपदेश किसने लिखी? नारायण पंडित जी ने लिखी है। तो ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। और बाणभट्ट ने ये और भवभूति ये आपको पहले इस ऊपर पढ़ चुके हैं। तो हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। तो साथियों आपके 39 क्वेश्चन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, तो अपना स्कोर जरूर बताएं वीडियो क्लास में। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा खराब बुरा जैसा भी आए आप सजेस्ट जरूर करें। अगर अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करके बताएं, खराब भी लगा हो तो भी बताएं। और अगर मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, आप अगर लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और अच्छे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो साथियों ये आपकी प्राचीन भारत एंशियंट इंडिया हिस्ट्री जो थी वो आज लास्ट क्लास थी, या मिसलेनियस इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया। आपको अगर और भी सारी क्लासेस करनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम से है, वहाँ पर आप सारी 13 क्लासेस आप देख सकते हैं एक रो में, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और अगर चैनल पे आप नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और अपने दोस्तों यारों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। साथ में बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 40। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ऑप्शन ए ताम्र पत्रों का अध्ययन, ऑप्शन बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, ऑप्शन सी प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, ऑप्शन डी ताम्र पत्रों का अध्ययन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो न्यूमिस्मेटिक्स है वो क्या है? वो है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह इतिहास में राजाओं, अर्थव्यवस्था और शासन को समझाने का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। तो न्यूमिस्मेटिक्स जो है वो क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। साथियों ये हमारे रहे 40 आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का। आज से हम लोगों की एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हुई, कल से हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो साथियों चैनल के साथ बने रहिए और सारे वीडियो आप विजिट करते रहिए। वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।